हेलो भाई, नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो इस रेलवे ग्रुप डी की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। और आज हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। तो जितने लोग भी अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोग को ये लेक्चर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारे सवाल हैं वो डिट्टो नहीं मिलेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब जो केवल आपकी वैल्यू बदलकर सवाल को आपके सामने रख देगा। ठीक है ना। तो चलो यार, शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम तो आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। मतलब मेरे पास तो है, लेकिन आपके पास आपकी टाइम ज्यादा कीमती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। और आपको कॉपी और पेन निकाल लेना है और साथ में सॉल्व करते चलना है। तो चले। और अपने बारे में मैं बता दूं कि मेरा नाम रवि यादव है। बस इतना ही है, और क्या बता सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। बोल रहा है कि आकृति में ए बी पैरेलल, ये जो ऐसे डबल होता है ना, इसे पैरेलल का चिन्ह बोलते हैं। आकृति में ए बी पैरेलल सी डी। तो ए बी पैरेलल सी डी, ये यहाँ पे ए है, ठीक है, और ये बी है। ए सी है, ए डी है, दिख रही लाइन ना। ये ए है, ए बी है, ए सी और ए डी। फिर क्या बोल रहा है, और ए एफ 31 डिग्री है। और यहाँ पे एफ है, देखो एफ, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ। और यह ई है। बोल रहा है ए एफ 31 डिग्री है, तो कोण एफ सी डी का मान क्या होगा। एफ सी डी, यहाँ पे ए एफ 31 डिग्री दिया है। ए एफ ई, आई बात समझ में। मतलब यह वाला कोण जो है कितना मान दिया है, 30 डिग्री। हमें एफ सी डी का मान बताना है। एफ सी डी कोण कौन होगा। एफ यहाँ से लाओ, एफ यहाँ से, मतलब ए वाला कोड यहाँ से एफ सी सी डी, मतलब इस वाले कोड का मान बताना है। आगे बात समझ में। ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। केवल हमको इसका मान पता है केवल। और उसने दे रखा है कि जो ए वाली लाइन है यह, और यह वाली, ये दोनों समांतर है, मतलब पैरेलल है। तो क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे जो ऐसे बनाया है, ऐसे करके, ऐसे दो लाइन ऐसे मिल रही है। इसका मतलब है कि कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का हो गया कोण, तो हमको पता है कि किसी भी एक त्रिभुज में तीनों तीनों तीन कोण होते हैं ना। इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है एक त्रिभुज में, 180 डिग्री। ये तो पता होगा ना। तो जब यह 90 है, ये तो 90 हो गया ना, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है, ये हमें दिख रहा है। यह 90 हो गया, या 30, 90 30 कितना हो गया, 120। तो दो मिलाकर 120 है, और यह बचा, तो यह कितना हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 60। तो यह कोण हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब देखो, यह एक सीधी रेखा है। मैं जो लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ, तुमको मैं दिखाता हूँ रेड पेन से। देखो, जो ये मैं रेखा खींच रहा हूँ, सीधी रेखा है। तो यह वाला 60 डिग्री है, यह कोण 60 डिग्री है। तो जो यह वाला बचा कोण, ये कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री। कैसे, क्योंकि एक सीधी रेखा में 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इतना 60 हो गया, तो 180 में से घटा देंगे, 120 आ जाएगा। देखिए, हमारा अभिमान, हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें यह पता करना है। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी ऐसे कोई, ऐसे दो रेखा ऐसे समांतर में दी हो ना, और ऐसे तिर्यक रेखा, इन दोनों को समांतर रेखा बोलते हैं। जो इसको काटती है उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो जब भी ऐसी कभी नौबत आए, तो जो कोण यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पर जो जिस कोण का मान होगा, उसी का मान भी उतना ही यहाँ पर भी होगा। मतलब अगर 30 डिग्री यहाँ पे है, तो यह भी 30 डिग्री होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, मतलब दोनों बराबर होते हैं, और इसे बोलते हैं संगत कोण, संगत कोण। तो देखो, यही हालत तो यहाँ पे है ना, कि ये दोनों ऐसे, ये समांतर रेखा है दोनों। हालांकि अगर इस रेखा को मैं इसे पीछे बढ़ा दूं,
तो दोनों समांतर रेखा हो गई, और यह जो कोण है और यह दोनों कोण, ये दोनों क्या है, संगत कोण, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हमारा आंसर वही पूछा था ना कि उसी कोण को बताना था, संगत कोण को, तो बस हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बी वाला 120 डिग्री। आई बात समझ में नहीं? इससे हमारा बहुत सारा डिवीजन हो गया कि जब भी ऐसे कभी दो लाइन समांतर होंगी तो ये समझना कि ए वाला कोण और ए वाला कोण बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं संगत कोण। और ये वाला कोण और ये वाला कोण ये भी बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और एक बात यहाँ से भी आप कोण निकाल सकते हो कि ये एक सीधी रेखा है पूरी, तो इस कोण का मान और इस दोनों कोण का मान जोड़ने पर 180 आएगा, ऐसे हम पता करते हैं। ठीक है ना। तो यह संगत कोण हो गया, यह संगत कोण हो गया, दोनों बराबर होंगे। इसी प्रकार शीर्षाभूमि कोण मतलब ये वाले और ये वाले दोनों बराबर होंगे। और एक संगत कोण यह भी हो सकता है कि यह वाला कोण संगत, इसका संगत कोण कौन होगा, यह वाला। आ रही बात समझ में ना? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग आकर अपने कोण का मान निकाल सकते हैं। और इस बात को तो याद रखना है कि एक त्रिभुज के अंदर टोटल कोण 180 डिग्री का होता है। और ऐसा जब भी कभी आ जाए ऐसे चतुर्भुज में, जैसे ऐसे दो लाइन ऐसे एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, तो वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बोल रहा है प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है हमें। तो माध्य मतलब क्या होता है, औसत। तो 7 अभाज्य संख्या कौन कौन से हो जाएंगी, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। आपको कभी सवाल में भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 2। और यह एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। तो पहली 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 9 नहीं होती भाई, वो विषम संख्या होती है, 9 3 से कट जाती है। फिर 11, फिर 13, फिर 17। कितनी को लेने को बोला उसने, 7 को लेना, 7 संख्या ना। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये तो पता है ना, वो संख्या जो किसी से नहीं कटती है, मतलब या तो खुद से कटेंगी या तो एक से। यार ये तो प्रकृति का नियम है कि कोई संख्या खुद से जरूर कटेगी और एक से भी कटेगी, है ना। तो कहने का मतलब है जिसको देखना है वो किसी से नहीं कटनी चाहिए, इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई, हमको 7 लेना है और उनका माध्य निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 संख्या है। अब इनको माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य मतलब औसत, कोष्टक में तुम लिख लो औसत। माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं और औसत भी कहते हैं या केवल माध्य कहते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या दी गई होती है सबको जोड़ दो, और जितनी टोटल संख्या होती है उससे भाग देना होता है। तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 2 3 5 5 10, 10 7 17, 11 28, 28 13 41, 41 17 58। अब बटा के टोटल कितनी संख्या है, 7 है, तो 7 से यहाँ पे भाग देना, भाग मतलब हर में कर देना है, बटा में। ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला, देख लो। आगे बात समझ में ना। तो याद रखना कि माध्य को औसत भी बोलते हैं या समांतर माध्य बोलते हैं। अगला सवाल देखो भाई। यार जब मैं इस पीपीटी को बनाया था ना तो ये मिल नहीं रही थी एक बार, तो मेरा दिमाग ऐसे बिल्कुल हिल गया था कि साला मैंने इतना मेहनत से बनाया, कहाँ चली गई। फिर मैंने देखा तो खोजने पर और मिली। देखो आगे बढ़ते हैं। यदि ए एक न्यून कोण है तो ए 1 + tan² बटा 1 + cot² का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक न्यून कोण मतलब कोई एंगल है, ठीक है। एक क्या है, एंगल है, कोण है, तो हमें इसका मान बताना है ना। 1 + tan² ए अपान 1 + cot²। और तुम देख भी सकते हो कि कब पूछा गया है, ठीक है, सब पूछे गए सवाल है, तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि देखो
ये जी नीचे है कॉट स्क्वायर चाहे ऊपर टेन स्क्वायर, ये तो हमको पता है ना कि टेन टेन थीटा, जो टेन थीटा है इसके बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, या तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर हम जो cot इस अरे क्या बोलते हैं cot स्क्वायर ए है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, cot की जगह 1/tan लिख दूं। समझो यहाँ पे देखो 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + ये जो cot स्क्वायर है ना, cot की जगह मैं क्या लिख दूं 1/tan है, यानी 1/tan है। cot है तो 1/tan लिख देंगे क्योंकि उल्टा होता है, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर भी कर देंगे। बस अब इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बदलाव नहीं है अभी इसमें, लिखने में क्या हर्ज है। तो ये तुम्हारा ऊपर का 1 + tan स्क्वायर ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये तो 1 आई 1 + 1 का स्क्वायर 1/tan है तो उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 प्लस और tan स्क्वायर का ये हो जाएगा tan स्क्वायर है। अब देखो ये भिन्न हो गई तो इसको जोड़ लो, तो ये हो जाएगी 1 + इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऊपर तो 1 + tan स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे क्या है, ये जब भिन्न में जोड़ेंगे तो tan स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, ये प्लस एलसीएम तो tan स्क्वायर आएगा ना, तो tan स्क्वायर है +1। अब पूरा के बटा कितना है tan स्क्वायर है। अब देखो ये जो tan स्क्वायर +1 है, इसको क्या मैं 1 + tan स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं। जैसे तुम 3 में +5 करो ऐसे लिखो, चाहे लिखो 5 + 3, कोई अंतर नहीं होता है, प्लस में कोई क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो ये नीचे वाला ऊपर वाले के क्या हो गया बराबर, और जो tan स्क्वायर ए है ये सबसे ऊपर चला जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर लिखता हूँ, देखो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो 1 + tan स्क्वायर ए है ये तो ऊपर वाला ए है, जो इस नीचे वाला tan स्क्वायर ए +1 है इसको मैं ऐसा लिख दूं, और जो tan स्क्वायर है ये सबसे ऊपर यहाँ भेज दो, tan स्क्वायर है, तो ये तो पूरा कट गया, बचा हमारे पास क्या tan स्क्वायर है, तो आंसर कौन हो जाएगा बी वाला। देखो अब अगर यहाँ पर किसी को पता होगा, यहाँ दिमाग में किसी को क्लिक कर दिया होगा कि cot थीटा tan थीटा उल्टा होता है, तो तुरंत मान रखेंगे तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता कि बस इसको उल्टा करो, ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला कट जाएगा। तुम इसको यहीं पर काट देते 1 + tan स्क्वायर और tan स्क्वायर +1 को, क्योंकि दोनों सेम है। वो तो मैंने बताने के लिए तुमको बताया कि 1 + tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो बस हमारा आंसर बी वाला हो जाएगा। इस प्रकार अगर आपको और दो तीन बता दूं तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/cosec थीटा, और cos थीटा का उल्टा क्या होता है 1/sec थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे यहाँ पर tan थीटा cot थीटा, उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। अगला सवाल पढ़ो। बोल रहा कि यदि संख्या 4 7 2 3 6, क्या संख्या है भाई, संख्या को यहाँ पे लिख लेते हैं, संख्या का मैं सम्मान करता हूँ, संख्या जो भी हो, संख्या है 4 7 2 3 3 6 1। क्या करने को बोल रहा है, मैं प्रत्येक सम अंक को, सम अंक मतलब सम, जो इसमें सम अंक है मतलब जो 2 से कटने वाला है को 2 से विभाजित किया जाए, ठीक है भाई, और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। यह बोल रहा है कि इसमें ये जो हमारी कोई नंबर दिया गया है इसमें जितने डिजिट है मतलब जितने अंक है, अगर कोई सम है तो उसमें 2 से भाग दो, और कोई विषम है तो उसमें 2 जोड़ दो, उसके बाद जो संख्या बनाओगे उसके सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का जोड़ बताना है। तो मैं कर देता हूँ जो बोल रहा है। तो ये वाली सम संख्या है, 4 क्या होती है सम, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये 7 विषम है तो इसमें बोला 2 जोड़ना है, तो यह कितना हो जाएगा 7 2 9। ये सम है तो ये 2 से भाग देंगे तो 1। 3 में 2 जोड़ना होता है क्योंकि विषम है 5, ये भी 5। 6 में 2 से भाग देना क्योंकि सम को भाग देना है सम संख्या को, तो ये 3 हो जाएगा। और ये एक में क्या करना है 2 जोड़ना है क्योंकि एक विषम संख्या है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। बस
अब आपको पूछा है कि जो संख्या बनी है इसमें सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक, तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है इस संख्या में? सबसे बड़ा अंक इसमें 9 दिख रहा है हमें, और सबसे छोटा कितना दिख रहा है? 1। पूछा है इनका योग, योग मतलब जोड़, तो इनको जोड़ दो 9 और 1 को, कितना आ गया? 10। तो आंसर कौन होगा? बी। तो ऐसे भी सवाल वो पूछता है कॉमन सेंस पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको चीजें पता होनी चाहिए, सम विषम संख्या क्या होती है, बस आप करते चलो आंसर आ गया, है ना। अब अगला सवाल है, देखो तुमको फिगर दिख रहा है कि नहीं, मैं फिर भी मैं बता दूंगा, एक बार कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है वो ग्राफ ग्राफ या पाई चार्ट पे एक सवाल पूछ दे। दिया दिया गया वृत्तीय ग्राफ एक मध्यम वर्गीय परिवार के, ठीक है, जो भी दिया है, ग्राफ अध्ययन कीजिए, पूछे प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। यहाँ पर हमको जो जो कुछ ने दे रखा है उसको हम मार्क कर लेते हैं। बोल रहा है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट यहाँ पे जो है 48 डिग्री है, 48 डिग्री, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फिर क्या बोल रहा है? मनोरंजन, अरे मनोरंजन तो वही इंटरटेन, फ्यूल, फ्यूल ईंधन, ईंधन कहाँ गया? फ्यूल यहाँ पे 42 डिग्री, जो ये वाला है, ये पीला वाला भाग दिख रहा है, ये कितना है? 42 डिग्री। इसके बाद क्या बोल रहा है? हेल्थ, हेल्थ जो हमारा कितना है? 54 डिग्री। एजुकेशन कितना है ये वाला? 58 डिग्री। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्या है? रेंट, रेंट हमारा है 55 डिग्री। फूड 64 डिग्री। फिर क्या? अदर्स, अदर्स मतलब और सारे काम 39 डिग्री। अब आपको बताना है कि यदि किसी महीने के दौरान भोजन और शिक्षा पर व्यय की गई कुल राशि 15,000 थी, तो उस महीने में व्यय की गई कुल राशि लगभग कितनी थी? देखो यार, पहले तो ये जो दिया है ना, या एक महीने का हमको ब्यौरा दिया है कि मैं 55 डिग्री मतलब इतना भाग शिक्षा पे खर्च करता हूँ, स्वास्थ्य पे खर्च करता हूँ, इंटरटेनमेंट पे खर्च करता हूँ, फूड पे खर्च करता हूँ। यह एक महीने का ऊपर दे रखा है कि यह महीने का मासिक बजट है। तो हमें पता होना चाहिए, जब ऐसा कभी सर्कल वाला कांड आए, मतलब जो सर्कल पूरा होता है, अगर ऐसा कभी कोई चीज आए, तो हमको पता है कि टोटल कोण सड़क वृत्त में टोटल कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का कोण होता है, तो पूरा पूरा कोण, है ना। उसने पूछा है कि 360 पूरा है ना वृत्त में, इस बात को याद रखना, बस ऐसे ही सवाल लगेगा हमारा। परसेंटेज में रहेगा तो 100% हो जाएगा। बोल रहा है कि महीने के दौरान भोजन और शिक्षा पर, भोजन कितना है, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है? भोजन और शिक्षा पर दोनों को मिलाकर 15,000, यानी प्लस फूड प्लस एजुकेशन, फूड प्लस एजुकेशन कितना है? 15,000 खर्च कर रहा है। और इनका कोड का मान कितना है फूड और एजुकेशन का? फूड का जो हमारा मान है, वो यहाँ पे देखो मैंने मार्क कर रखा 42 डिग्री, और एजुकेशन का 58। तो 42 प्लस 58, तो कितना हो गया जोड़ोगे तो? यार 4, 5, 9, 42, 58, 100 डिग्री हो गया। तो 100 डिग्री कोण का मान जो है वो कितना है? 15,000, ऐसे समझो, कोण के रूप में समझो। पूरा अब आगे पूछा कि तो उस महीने में व्यय की गई कुल राशि कितनी थी? तो कुल राशि को कौन दर्शा रहा है? ये पूरा वृत्त दर्शा रहा है कुल राशि को, कितना खर्चा हुआ पूरा दर्शा रहा है। और ये पूरा कोण कितना का होता है? 360 का। और हमको पता है 100 डिग्री कोण को जोड़ने पर इतना खर्चा हो रहा है, तो 360 डिग्री कोण को कैसे निकाल नहीं लेंगे? ये 1500, अरे 15,000 है, बटा 100 कर देंगे और गुणा 360 कर देंगे। सॉल्व कर लो, यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा 15 छक्का, कितना आएगा? अरे यार इसको करो गुणा, 15 छक्का 90, 15 45, और 45 और 9, 45 9 54, 45 9 54, और एक जीरो और, 2 जीरो था पहले से, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे एक जीरो इसका, तो हमारा 54,000 टोटल रहेगा आंसर। तो आंसर दिया 54,000। ऑप्शन यार देखो गलत दे दिया, ऑप्शन गलत है, पक्का ऑप्शन गलत है। तो ये 45 दिया है, ठीक है ना।
तो इसको मैं 54 कर देता हूँ, इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक नहीं की। या तो देख लो, हो सकता है कहीं जोड़ने उड़ने में हुई हो। 8 2 10 5 4 9 10 100 है, ठीक है। हाँ, ठीक है 15। तो हमारा आंसर 54,000 आएगा, ऑप्शन नहीं दिया है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कैसे लगाना है। अगला सवाल देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल क्या है, बोल रहा है 16 32 64 128 इस प्रकार का ग्रामांक कितना होगा। इस प्रकार का ग्रामांक, तो कैसे निकालते हैं ऐसे ऐसे सवाल को। तो आपको मैं बता दूं कि अगला पहला क्या है 16, दूसरा क्या है 16, फिर क्या है 32, फिर 64, फिर 128, फिर अगला क्या आ जाएगा। अगला क्या जानने की जरूरत है, ऐसे तो बहुत वो चलता जा रहा है। तो जब भी ऐसा कभी तुमको देखे कि इसमें 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, देखो ये बार बार एक ही चीज से गुड़ा गुड़ा हो रहा है, दो से। तो जब भी कोई चीज ऐसे बार बार गुणा या भाग होकर किसी सेम संख्या से प्राप्त हो, वैसे सीरीज हमारी बनती जाए, तो उसे बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। और कल हमने एक सवाल लिया था जिसमें हमने समांतर श्रेणी की बात की थी, कि उसमें जैसे यहाँ पे गुणा होगी कोई संख्या मिल रही है आगे ना, और उसी सेम संख्या से गुणा हो रहा है। और समांतर श्रेणी में क्या होता है कि एक ही संख्या बार बार जुड़ती है या घटती है तो पूरी सीरीज बनती है ना। तो यह गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी थी। तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि जो पहला टर्म होता है इसे ए लिखते हैं, ए से, तो ए टर्म क्या हो गया, ए वाला 16। और जो बार बार ये बढ़ रहा है, मतलब गुणा हो रहा है दो दो से सेम चीज से, तो उसे आर से दर्शाते हैं, सार्वंतर, ठीक है। अरे आर मतलब उसे बोलते हैं यार, किस टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार आर से, तो उसका मान कितना है 2। हमसे पूछा इसका ग्रामांक कितना होगा, ग्रामांक मतलब इस सीरीज में 11वें नंबर पर जो आएगा तो उसका मान कितना होगा। तो एन, एन एन मतलब 11, एन की जगह 11 रखना, ऐसे हमको टर्म को लेकर चलना है। पूछा है हमसे ग्रामा यानी ए 11 टर्म पूछा है। तो हमारा यहाँ पर एनवा पद का फार्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। एक जगह कितना रखना है, एक की जगह 16 दिया है। आर, ए और आर के बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे गुणा है। आर का मतलब 2, एन माइनस 1, एन का मान कितना 11, 11 में से एक रखो घटाओ तो कितना आ जाएगा 10। तो 16 गुणे 2 के पावर 10। अब इसका गुणा कर लो कितना आ जाएगा, तो 16 गुणे 2 के घाते 10। और यार 2 के घाते 10 का मान मुझे पता है 1024 होता है, तुम निकाल कर देख लेना, क्योंकि इसने पूरा गुणा करके लिखा है। तो जब इसका गुणा करो तो 16 24 384 होता है, और 16 दाम 160, तो 16,384 आंसर कौन हो जाएगा। ये देखो ध्यान से मार्क करना, क्योंकि इसमें केवल अंक का हेर फेर किया है, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल पे आगे बढ़ते हैं भाई। एक त्रिभुज की भुजाओं के माप 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यार मैंने इसमें ऑप्शन नहीं रखे हैं, लेकिन ये भी सवाल पूछा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल दे दे कि आपको तीनों भुजाएं दे दे, कि मतलब त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं, जैसे एक त्रिभुज है उसने दे दिया है 10 है या 12 है या 14 है, और उसमें कोई आपको संबंध नजर नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा त्रिभुज है, मतलब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज होता तो हम क्या करते, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, या लगा देते फार्मूला, है ना, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कोई ना तो कोई पाइथागोरस पर में यहाँ पे लागू हो रहा है कि ये जो तीनों है 12 10 12 14 क्या है, ट्रिपलेट है, नहीं है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल है और ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोले, तो उसका क्षेत्रफल हम निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। हीरोन्स फार्मूला या हीरो फार्मूला बोलते हैं, जो बोल लो आप। उसका फार्मूला होता है, हाँ, कड़ी में यस, कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी, फिर कोष्टक में यस माइनस सी। अब यस और ए बी सी क्या है, जो ए और बी और सी है ये तो त्रिभुज की भुजाएं हैं, जिसको आप जो मन करो वो ले लो, मतलब ए का मान जो रखो बी का मान, इसके लिए आप फ्री हो। ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं। और यस क्या है, यस है जो ये इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी और 2 से भाग दे दो, ये यस का मान है। आगे बात समझ में।
तो रखते हैं, तीनों भुजाओं को पहले जोड़ते हैं, ए प्लस बी, क्योंकि यस का मान तो निकालना जरूरी है ना। तो जोड़ेंगे तीनों भुजाओं को, 14 12 26 10 36, तो 36/2 कितना आ जाएगा 18। अब रखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यस यस की जगह 18, फिर बोला 18 में से यस में से माइनस ए करना है, तो मैं ए को ले लेता हूँ, या 14 को, इसको बी ले लिया मैंने, 12 को सी ले लिया, जो मन कर जिसको ए मान लो जिसको बी मान लो, कोई आंसर सेम ही आएगा। तो जब 14 में से 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह 4, फिर गुणा का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर कोष्टक है तो सब में गुणा का चिन्ह है बीच में। फिर बी की जगह 10 लिया तो 18 में 10 गया 8 गुणे, सी का मान 18 में से 12 घटाना 6। अब बस इसको तुम सॉल्व कर लो, देखो कितना आ रहा है, 18 चौक 72 और 8 6 48, तो यार कुछ मिल नहीं रहा है मेरे हिसाब से, तो 72 गुणे 48, 72 गुणे 48, 72 को लिख सकता हूँ 8 गुणे 9, और 48 को लिख सकता हूँ 8 गुणे 6। अब देखो यहाँ पे एक 8 और यहाँ के ए पे एक 8 है, तो एक 8 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 9 गुणे 6, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो 8 कड़ी में 55, या तो ऐसे दिया होगा या तो इसके कुछ लगभग मान दिया होगा, तो कड़ी में 55 को तुम कुछ ले लेना, लगभग उसका मान जो भी होता है उसकी जो नजदीक होता है, तो 7 10, क्योंकि 55 के लगभग 49 होता है, तो मैं 7 इसको ले लेता हूँ वर्गमूल निकालने के लिए, तो 7.5 में मान ले रहा हूँ, गुणे 8, बस निकाल लो, 75 बट्ठे 600 यानी 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके लगभग मान आ जाएगा, है ना। आपने इसको निकाल लिया होगा। चलो अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो जो कह रहा है वैसे मैं लिख देता हूँ सवाल को, बिल्कुल बोल रहा है शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब नाव की जो चाल है वह शांत जल में कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसने शुरू में बोल रखा है, यानी मैं उसको x मान लेता हूं, तो कितना है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है धारा की चाल, तो मैं धारा की चाल y मान लेता हूं, जो कि हमको नहीं पता है। आगे बोल रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाने, तो हमको पता है जब भी धारा की विपरीत जाएंगे चाल हमारी घट जाएगी नाव की चाल, तो कितना धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है 50 किलोमीटर जा रहा है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर तुमको पता होगा, समय बराबर दूरी बटा के चाल, है ना। तो दूरी तो 50 हो गई, और चाल कितनी है, चाल भाई 3 है, 3 में से माइनस वाई कर देंगे, धारा की चाल घटा देंगे, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो उसकी चाल घटेगी, तो माइनस करेंगे तभी तो घटेगी, तो 50/3 माइनस वाई, इतना समय ले रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाने पर। और आगे उसने बोल रखा है कि धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में दोगुना समय लगता है, मतलब जब इतना समय जा रहा है तो, और दो चीज निकाल लेते हैं, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो क्या होगा 3 + वाई हो जाएगा चाल ना, यानी इतना समय लग रहा है 50/3 + वाई, ऊपर दूरी नीचे चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। लेकिन उसने बोल रखा है कि ये किसके बराबर है, जो या तो विपरीत दिशा में जा रहा है ना, विपरीत वाली, ये किसमें है सेम दिशा में, सेम दिशा में, मतलब धारा की अनुकूल दिशा। तो इस केस में दोगुना समय लग रहा है इसका, ये जो इस समय है इसका दोगुना करना है, तब जाके इसके विपरीत दिशा के बराबर होगा, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस वाले में होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इस इसको तुमको सॉल्व करना है, तो ये देखो ऊपर से 50 ऊपर से कट गया, क्योंकि जो अगर ऐसे बराबर का चिन्ह लगा ऊपर ऊपर जो अगर सेम रहेगा तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या यहाँ पे बचा 2, और 3 + वाई उधर जाएगा, 3 - वाई उधर जाएगा। यार मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व तो करना तुमको आना चाहिए। तो 3 + वाई बराबर, ये 2 से गुणा होगा, 2 × 6 - 2y। अब जिसको ये 2y को इधर लाओ तो 3y हो जाएगा, और 6 में से 3 इधर जाएगा तो 3, और y का मान कितना आ गया 3/3, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। उसने धारा की चाल पूछा था और हमने धारा की चाल को y माना था शुरू में, तो हमारा आंसर 1 आ गया। तो जैसे वो सवाल में बोल रहा है वैसे बस रख दो। एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि धारा की दिशा में रहेगा तो हमारे स्पीड बढ़ जाती है नाव की, अगर उसके विपरीत जाएंगे तो स्पीड घट जाएगी। ये तो कॉमन सी बात है यार, सोच के भी देखो तो
तुम्हें पता चल जाएगा। आगे बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपना पूरा यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उस दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए? गति मतलब चाल। तो क्या इसने बोल दिया, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पर, मतलब स्पीड से दौड़ने पर 10 घंटों में पूरी यात्रा पूरी कर लेती है। तो उसका दूरी कितना हो जाएगा? मैं दूरी निकाल लेता हूँ। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल दिया है 48 किलोमीटर घंटा, और समय कितना दिया? 10 घंटा। मतलब दोनों कोई बदलने की जरूरत नहीं है, दोनों घंटा घंटा में। तो दूरी कितनी आ गई? 480 किलोमीटर। आगे पूछा यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो कितनी, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? मतलब इस दूरी को वो बोल रहा है कि 8 घंटों में पूरा करेगा, ठीक है। तो इस बार चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो इस दूरी तो पुरानी वाली है, उसने बोला कि वही दूरी, तो दूरी कितनी हुई? 480 है। और इस बार समय कितना दिया? 8 घंटा। तो निकाल लो, इसमें भाग दो, कितना आ जाएगा? 60। तो आंसर कौन हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, डी वाला। ऐसे सवाल को उड़ाना है ना। और सवाल को जब भी आप सॉल्व करो तो उससे पहले एक बार अच्छे से पढ़ा करो। यह क्या बोल रहा है, यदि एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वो इस दूरी का 2/2 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में करता है, तो उसे इस दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितने में होगी? 1 दशमलव तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं अब इसको लिख लेता हूँ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, 12 घंटा 150 किलोमीटर दूर, इतना उसे तय करना है। लेकिन आगे हुआ क्या? आगे मामला भाई कुछ बिगड़ गया होगा। बोल रहा है यदि वह इस दूरी का 2/3, 2/3 भाग मतलब 2/3 निर्धारित समय के 5/8, तो दो, जो दूरी 150 है इसका 2/3 होगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 से यहाँ 50 बार में चेक कर जाएगा, 50 दूना 100, तो 100 किलोमीटर। बोल रहा है 100 किलोमीटर दूरी को वह निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है। यानी निर्धारित समय कितनी थी? 12 घंटा, और उसका 5/8 भाग में तय करता है। तो कितना हो जाएगा? 12×25 60, 60/8। इसको जब भाग दोगे तो ठीक है, छोड़ देते हैं, पर रहने दे, भाग दे। तो हमारा आ जाएगा 8×7 = 56, 8×45, 7.5 घंटा। तो मतलब ये कहना ही अच्छा रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी वो 7.5 घंटा में तय कर रहा है। यानी 100 किलोमीटर 7.5 घंटा में तय कर रहा है। ये इतना दूर से कहना चाह रहा है। फिर आगे बोला तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए कितनी चाल होनी चाहिए? तो शेष दूरी कितनी बची? शेष मतलब बची हुई। तो 150 में 100 घटा दो, 50 आ जाएगा। और शेष समय में, तो समय भी भाई शेष कितनी बची है? 12 घंटा टोटल था, 7.5 घंटा खत्म हो गया, तो कितना बच गया? 7×4 = 11 और 1 12 यानी 4.5 घंटा। तो अब बोल रहा है कि कितनी चाल होनी चाहिए? ये हमारी दूरी है, यह क्या समय। तो चाल बराबर अभी पीछे बताया था, दूरी बटा समय। तो दूरी 50 बटा के समय 4.5। साल कर लो, इसको हटाओ, जितना आंसर आएगा। तो ये कितना आएगा? ये हमारा, इसको दशमलव को ऊपर हटा दे तो ऊपर एक जीरो पड़ जाएगा, नीचे दशमलव खत्म। तो हमारा आएगा 45×45, फिर 5 हासिल हो जाए, 45×45 दशमलव, फिर 5 बचा, तो 1 दशमलव बढ़ाएंगे तो 11.1, 11.1 दिया है डी वाला। तो इतना हमारे किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। समझ में आया ना यार? देखो मैं थोड़ा फास्ट तो चलूंगा ना, क्योंकि यार आपको अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत लोग तो बीचों में छोड़ के चले जाते हैं, देखिए पहले ही से कि देखेंगे कि 1 घंटा 20 मिनट का है तो एकदम उड़ के चले जाएंगे। ये तो ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है हमारी ना, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। आगे क्या बोल रहा है? 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? अब हमें समझना होगा कि गुणज क्या होते हैं। गुणज मतलब जो गुणा करने पर प्राप्त हो। गुणज मतलब क्या चाहिए? गुणा करने पर। बोल रहा है 11 के प्रथम 12 गुणजों, 12 गुणज को लेना है, संख्या में 12 है। देखो 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। तो मैं बता दूं कि गुणज क्या होता है, पहले गुणज को समझना होगा। जैसे मैं बोल दूं 2 का गुणज बताओ, तो 2 का गुणज जो 2 को गुणा करने पर मिलेगा, तो 2 को गुणा करने पर क्या क्या मिलता है? 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4,
2 तेज 6, 2 चौको 8, 2 पच्चीस 10, ऐसे मिलता जाएगा जितना गुणा करते जाएंगे। तो ये गुणज हो गया। तो इसी प्रकार बोला 11 की गुणज लेना है, तो 11 के गुणज मतलब 11 के 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ऐसे करके बोला प्रथम 12 गुण जो, मतलब 12 गुण 12 तक लेना है, यानी लास्ट वाला गुणा किसमें होगा, यानी 11 गुणे 12, तो ये कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं इसको आप लिख देता हूँ 132। समझ में आई ना? बस गुणा करते जाना है, तो 12 तक लेना है, तो लास्ट वाला 12 में गुणा करके छोड़ दो। ये इसमें 1 से गुणा, इसमें 2 से 3 से, ऐसे करके लास्ट में 12 से गुणा हुआ है, तो ये सभी 11 की गुणज है। तो इन्हीं का औसत पूछ रहा है हमसे, तो इनका औसत पूछ रहा है। तो मैं तुमको एक बात बता दूं, जब भी कभी ऐसा औसत पूछे, जब भी कभी, क्यों लिया, हमेशा लागू नहीं है भाई, इस बात को समझना, लेकिन जब भी कभी और ऐसा मिल जाए, संख्या हमको पता चलेगी नहीं, 11, 22, 33, फिर 132 लास्ट है, यहाँ पे 44 आएगा, फिर 55 ऐसे करके आते जाएगा। तो जब भी ऐसी संख्या हमको मिले और औसत पूछे, क्या पूछे, औसत, कैसी संख्या, जब गैप सेम हो, मतलब देखो इसमें कितना गैप है, 11, 11, 22 का, फिर कितना गैप है, 11 का, 22 में 11 जोड़ोगे, ऐसे मतलब बार बार 11 का गैप है ना? तो जब भी गैप सेम हो, तो औसत निकालने के लिए क्या करना, तुम जो पहली वाली है उसको और जो लास्ट वाली है उसको जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, यानी 2 से भाग मतलब 2 बटा में कर दो, यही हमारा औसत हो जाएगा। तुम करके देखो। तो 32, 11 कितना, 143 बटा 2, 143 का आधा करता है 10.5। देखो सी वाला आंसर है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा तरीका सॉल्व करने का, जब भी ऐसे कभी अंतर यहाँ पे सेम हो, तो चाहे कितनी भी संख्या हो फर्क नहीं पड़ता है, पहले वाली के लो और लास्ट वाली के लो, उसका आधा कर दो। या तो तुम, अगर औसत कैसे निकाला जाता है, औसत निकालने के लिए या तो इन सबको जोड़ो, उसके बाद टोटल जितनी संख्या उससे भाग दो, तो काफी लंबा पड़ेगा। लेकिन ये तुमको पता होगा कि जब गैप सेम होता है तो फर्स्ट वाली को लास्ट वाले को जोड़ कर आधा कर देते हो। जैसे अगर ऐसे भी कही दे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट करके 50, 51 तक, अब तुमको पता है कि ये गैप सेम है, बार बार एक एक का गैप है, 1 1 2 2 1 3, एक एक का गैप है ना, तो गैप सेम है, चाहे कितना भी गैप हो बस सेम होना चाहिए। तो कोई तुमसे पूछ दे कि इसका औसत बताओ 1 से 51 तक का, तो क्या करोगे, पहले वाला 1 और लास्ट वाला 51 जोड़ो तो 52 हो जाएगा, आधा 2, कितना आ जाएगा, 26, तो 26 इसका औसत हो जाएगा, बस। आगे बात समझे? तो ऐसे आंसर निकालना है, तो इस बात को याद रखना। अब बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर महोदय ने सवाल पेश किया है, बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल 30 साल है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक बार खुद से ट्राई करो आप सभी। बोल रहा है ए और बी की वर्तमान, मतलब कोई दो व्यक्ति है ए और बी, बोल रहा है जो उनकी वर्तमान आयु का योगफल, मतलब उनका जोड़, उनकी जो उम्र है, उनकी उम्र का जोड़ 30 साल है। मतलब अगर इसकी उम्र एक्स एक्स में मान लूं, तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 - 1 हो सकती है कि नहीं, भाई दोनों का जोड़ने पर 30 आना चाहिए। तो मैं मान रहा हूँ कि भाई इसका अगर एक्स है, तो जो बचेगी वो दूसरी की हो जाएगी। आ रही बात समझ में? एक्स वाई मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिया। फिर बोला 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब 5 5 क्या करना है, जोड़ना है दोनों में, तो 5 साल इसमें और 5 साल इसमें जोड़ दो, उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बस आसान तो है। तो ये हमारा 5 साल बाद आयु हो गई, और इनका अनुपात उसमें हमने दे रखा है सवाल में, 3/2, 3:2 मतलब 3/2। जब भी अनुपात में से कोई चीज लिखा हो 2:5, तो इसका मतलब क्या होता है, 2/5, है ना? अनुपात मतलब भिन्न होता है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, अनुपात लगा दो, उसने कितना अनुपात दिया है, 3:2। तो सॉल्व करते हैं, x + 5, तो यह ठीक है, x + 5 अनुपात। और ये कितना हो गया, 30 - x + 5, तो 30 और 5 तो जुड़ जाएंगे, 35 - x, और किसके बराबर दिया है, 3:2। अभी मैंने बताया कि अनुपात को भिन्न में लिख सकते हो, तो जब इसको लिखोगे भिन्न में, तो x + 5/35 - x बराबर 3/2। बस आंसर आ गया हमारा आपके सामने है। निकालो, इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे, 2 इधर गुणा होगा तो 2x,
2 पच्चे 10 बराबर 3 का इसमें गुणा होगा, 3 35 105। यार देखो कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए ना। और 3 में से 1 का गुणा होगा 3x, और माइनस 3x इधर रहेगा तो 3 2 5x, ये 10 उधर जाए तो घट जाएगा, 105 में से 10 जाएगा 95। अब x यहाँ पे 95/5, क्योंकि यहाँ पे 5 गुणा है x में, तो नीचे आएगा तो बटा में हो जाएगा, भाग दोगे तो 19 आएगा। तो x का मान 19 आ गया। अभी रुको, पूछा क्या उसने, एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु में कितनी मानी थी, एक से ही मानी थी, और x का मान कितना आ गया 19, तो हमारा आंसर हो गया। अगर तुमसे पूछता b की वर्तमान आयु कितनी है, तो क्या तुम करते, 30 में से घटा देते, 30 में से 19 घटाते, कितना आ जाएगा 11। देखो 11 भी उसने ऑप्शन दिया था, तो 11 नहीं होगा, बी वाला होगा, क्योंकि एक ही पूछा है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। बोल रहा है कि मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्र धन के रूप में इतना रुपया प्राप्त होते हैं, तो मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी। जमा की गई राशि को क्या बोलते हैं, मूलधन। यानी सवाल में हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, मूलधन। मूलधन को मैं पी से दिखाता हूँ, और इसमें तुमको पता तो चल गया होगा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है ना। और सवाल में उसने दिया है, जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ। बोल रहा है 5% वार्षिक, मतलब दर, दर को किससे लिखते हैं, आर से। कितना दिया है 5%, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 3 वर्षों के अंत में, यानी समय कितना दिया, समय, ठीक है, समय यानी टाइम, टी बराबर 3। मनीष को मिश्र धन के रूप में 52,610, यानी मिश्र धन, मिश्र धन यानी मिश्र धन कितना दिया हुआ, मिश्र धन को हम लिखते हैं ए से, वो हमारा दिया है 52,610 रुपया। हमको बताना मूलधन है, तो यार हमको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन ए बराबर मूलधन मतलब पी कोष्टक में 1+r/100, यहाँ पे टाइम टी। तो बस तुमको यहाँ पे रखना है सवाल, हम आंसर हमारे हाथ में, पी का मान सॉल्व कर लेना है बस ना। तो मैं रख दो यहाँ पे, ए का मान, मिश्र धन का मान कितना दिया 52,610, ठीक। पी का मान तो पता नहीं, वही तो निकालना है। 1+1+r का मान 5, 5/100, टाइम का मान 3 दिया है, बस सॉल्व कर लो। यार 5/100 कितना हो जाएगा, 5/100 भाग दोगे तो 5 का 5, 5 20 आएगा, यानी 1/20 आ जाएगा। और यहाँ पर एक प्लस में लगाया, यानी 1 + 1/20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा टोटल 21/20, क्योंकि 20 में जोड़ेगा ना, 20 एकम 20 और 20 एक 21, 21/20, उसके घाते 3 चढ़ा रखा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यानी 3 बार गुणा। तो अगर मैं देखू यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा, मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई, नहीं तो अब जो लोग, जिन लोगों की इच्छा है भाई, वो पी यहाँ से तुरंत सॉल्व कर लो, निकाल लो, यही आंसर हो जाएगा इनसे। तो पी गुड़े यहाँ पे कितना था, 21/20 था ना, 21/20 3 बार, 21/20, 21/20 3 बार। अब देखो मैं तुमको बता दूं कि 21 का क्यूब, यानी 21 का क्यूब कितना आता है, 5261 आता है। अब तुमको याद है कि नहीं पता नहीं, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 21 का क्यूब यानी घन 5261 होता है। यानी इन तीनों को गुणा जब करोगे तो 5261 आएगा, जो कि यहाँ पे दिया है। तो ये पूरा पूरा यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10, क्योंकि 0 तो यहाँ बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 10 बचेगा। और नीचे हमारा क्या बचा है, 20 20 गुणे 20 गुणे 20, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 के पीछे कितना जीरो, 1 0 2 0 3 0, 8 के पीछे 3 0, तो इधर जाके गुणा होगा, तो यहाँ पे पी, यहाँ पे केवल पी बचेगा। तो पी बराबर 8000 गुणे यहाँ पे 10 है, तो कितना आ गया, 8 के पीछे 4 0, यानी बी वाला आंसर हमारा सही होगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, 12% क्या बोला है, 12/1/2%, यानी 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन इतना है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल तुच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना, हमको पता ही है कि साधारण ब्याज तो और आसान होता है। तो इसने दर दे दिया है, दर, यानी दर कितना दिया है 25/2, ठीक है 25/2, 12/1/2 को 25/2 लिखते हैं ना। फिर बोला 2 वर्ष पे समय, यानी समय कितना दिया है, समय 2,
मिश्र धन 8250 है भाई, यहाँ पर मिश्र धन दिया है, ब्याज नहीं दिया है। और हमको फार्मूला पता होता है साधारण ब्याज में ब्याज का। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, यही होता है ना। और उसने मिश्र धन दिया है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं, है ना। तो मैं मूलधन को पी ले लेता हूँ, मूलधन को पी से लिख लेता हूँ। तो ब्याज हो जाएगा मूलधन में से मिश्र धन में से मूलधन माइनस, यानी मिश्र धन 8250 है माइनस पी। और लास्ट में उसने साधारण ब्याज पूछा है भाई, ये तो लास्ट में इसी को निकालना होगा, लेकिन पहले पी तो चाहिए उसके लिए। और मूलधन को फिर पी लिख रहा हूँ। दर कितना है 25/2 गुणे समय कितना है 2/100। अब देखो यहाँ से 2 कट गया, काम खत्म हो गया। तो हमारा 25 और इधर 25, ये 25 यहाँ नीचे काट दिया, 25 चौको 100। तो ऊपर बचा, ऊपर हमारा इधर बचा हमारा 8250 माइनस पी, और ऊपर बचा पी बटा के 4। अभी माइनस पी इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा पी प्लस पी बटा 4। ये कितना हो जाएगा 4 एकम मतलब 4p और ये प्लस 5p, तो 5p बटा 4। और ये किसके बराबर है 8250। यहाँ से p का मान जल्दी निकालो, 5 16, इसको जब काटोगे तो हमारा आ जाएगा 165 1650, और 4 का गुणा करोगे तो 16 चौको 64 और 50 चौको 200, तो p बराबर आ जाएगा 6600। 6600 p का मान आ गया। देखिए हमसे पूछा है ब्याज का मान, ब्याज यहाँ पे पूछा है, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से इसको घटा दे मूलधन को। तो मिश्र धन कितना था 8250, मूलधन कितना आ गया 6600, कितना घटाओगे तो 50, ठीक है 82 में 66 गया 16, तो 1650 रुपये। आंसर कौन है ए वाला। देखे ऐसे करोगे तो तुम्हारा जल्दी से आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया है, तो कैलकुलेशन तो यार तुम खुद ही, तुम्हें स्पीड उसकी बढ़ानी होगी। अगला सवाल है जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट सवाल है ना, इसके बाद कोई सवाल नहीं बचा है। बोला दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर 16 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। यार एकदम क्या सवाल दिया, बोल रहा है योगफल 20 है और उनका अंतर 16 है, मतलब कोई दो संख्या है, उनको जोड़ोगे जब तो 20 आएगा और घटाओगे तो कितना आएगा 16। तो क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई संख्या दिमाग में क्लिक कर रही है, एक बार हल्का सा सोचो बस, कि ऐसा कौन सा संख्या लेकिन जोड़ने पर 20 आए और घटाने पर 16 आ जाए दोनों को। तो मेरे दिमाग में तो आ रही है एक, मैं ले लूँ 18 + 2 20 आ रही है, घटाओ 18 में से 2 16 आ जा रही। तो संख्या कौन कौन होगी 18 और कमा 2। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे आ गए तो यानी आंसर कितना आ जाएगा। अनुपात पूछा है उनका ना, तो 18:2। उसने पूछा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, मतलब पहले बड़ी संख्या रखेंगे फिर छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 2, तो 18:2 हो गया। तो इसको काट भी सकते हो, 2 क्रम 2 2 9 9, तो यानी 9:1। तुमको पता ही होगा अनुपात में ऐसे काट लेते हैं छोटा बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा 9:1। 1:9 मत मार देना, क्योंकि उसने बोल रखा है कि बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, ठीक है। तो आंसर डी वाला हो जाएगा। या तुम अगर नहीं सोच पा रहे हो इस सवाल को, तो मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ। तो बोला दो संख्या का योगफल 20 है, योगफल 20 है मतलब उनको जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर कितना आएगा जी 20 आएगा। तो x + y = 20, मतलब मैंने दोनों संख्याओं को एक x मान लिया, दूसरे को y मान लिया, फिर बोला उनका अंतर 16 है, तो x - y = 16। अब तुम इनको सॉल्व कर दो तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जोड़ोगे तो y कट जाएगा, इधर बचेगा 2x, इसको ये हो जाएगा 20 16 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 से भाग दो 18 आ गया, 18 आ गया, काम खत्म। जब x का मान आ गया तो y का मान आराम से आ जाएगा, यहाँ पर रखोगे तो y का मान 2 आ जाएगा। देखो ये मैंने सोचा था, लेकिन ऐसे तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यही हमसे यही तरीका है, अगर कोई बड़ी संख्या ऐसे दे दी तुम ऐसे सॉल्व कर लेना, तब दो समीकरण बनेगा, तुमको सॉल्व करना हुआ है ना। तो बस यार हमारे सारे सवाल जितने हम लिए थे सब खत्म हो गए। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, मतलब किसी अपने अगले जो हमारा अगला सीरीज है इसका, उसमें हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप सवालों को बढ़िया से प्रैक्टिस करो, और आपके जितने सारे सब्जेक्ट है उनको भी आप साथ में तैयार करते रहो, है ना, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से आपका काम नहीं चलेगा। तो बस मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।